हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक बहुत ही बढ़िया सा धमाकेदार सा रिवीजन। जैसा कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, केमिस्ट्री के चारों ही चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो बिल्कुल आज के ही इस लेक्चर से रिवीजन की शुरुआत हो चुकी है और रिवीजन बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समहाउ ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेंथी लगता है, बोरिंग लगता है, बच्चे घबराते भी इस चैप्टर से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर को, मतलब अगर आपकी आपके नज़रिए से देखा जाए तो जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है, क्यों ना उसको हम सबसे पहले निपटा दें रिवाइज करके। तो इसीलिए जो रिवीजन की शुरुआत है बेटा वो हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर के साथ, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम एग्जैक्टली कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में जो हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करने होंगे, है ना। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में बेटा मैं आप सभी को ना इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली ये आइडिया लग जाए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, समझने होंगे, रिवाइज करने होंगे, याद रखने होंगे। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको देने वाली हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का एक बढ़िया सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अभी काम करते हैं अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए। आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। अच्छा हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं बच्चों? इस बार हम सभी को मिल करके करना है बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो उसकी तैयारी में बेटा आज से ही एकदम जुट जाओ, ठीक है। आ जाओ अपन अपने लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। ओके, पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो हम रिवाइज करेंगे, सबसे पहले रिवाइज करेंगे, वो होगा बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में कभी एक सवाल आया कि मैम क्लास 9th से हमने एकदम प्रॉपरली केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था और तब हमने जाना था कि भाई एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कार्बन में ऐसा क्या है कि उसके लिए एक अलग से चैप्टर ही हमने डेडिकेट कर दिया। मतलब 9th में हमने कभी नहीं सोचा था कि 10th में आने के बाद केमिस्ट्री में हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो एंटायरली डेडिकेटेड होगा कार्बन एलिमेंट के लिए। भाई जैसे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वैसे कार्बन भी तो एक एलिमेंट ही है ना। ऐसा क्या है कार्बन एलिमेंट में कि पूरा का पूरा हम चैप्टर ही उठा करके डेडिकेट कर देते हैं उस कार्बन एलिमेंट को, कि ये लो चैप्टर क्लास 10th में आकर के, और इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कार्बन के ही बारे में पढ़ना है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन करते जाना है। भाई ये मतलब एक छोटा सा सवाल आप सभी के दिमाग में आना चाहिए। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो बेटा कुछ कर नहीं सकते हैं, देखो ठीक है। पर हाँ, आना चाहिए था कि मैम ऐसा क्या है कार्बन में कि उठा करके पूरा चैप्टर ही हम उसके नाम कर देते हैं कि हाँ लो बेटा पढ़ो कार्बन के बारे में, जितना हो सकता है उतना पढ़ो कार्बन के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सच्चाई देखो ये है कि हमारे आसपास हर कहीं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर कहीं कार्बन ही कार्बन है। अरे बाहर छोड़ो, अपनी बॉडी के अंदर, कपड़े भी नहीं बेटा, मैं तो बॉडी के, शरीर के अंदर की बात कर रही हूँ। मैं बॉडी के अंदर भी क्या है बेटा, कार्बन है। हर जगह कार्बन है, आस पास ऊपर नीचे, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे खाने में, तुम्हारी बॉडी के अंदर, मतलब तुम्हारे क्या सभी की बात कर रही हूँ मैं, हर जगह कार्बन है। तो अगर कोई एलिमेंट इतना ज़्यादा पाया जा रहा है हमारे आसपास, हमारे खाने पीने में, पेड़ों में, पत्तियों में, ठीक है, हवा में, बॉडी के अंदर, तो यार कुछ तो स्पेशल होगा उस एलिमेंट में। और इसीलिए तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर बना करके पढ़ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी जो है ना बेटा, बहुत बढ़िया बात बोलती है कार्बन के बारे में। इससे पहले कि मैं टॉपिक्स आपको बताना शुरू करूं, थोड़ा एनसीईआरटी क्या बोलती है देख लो। अच्छा, एनसीईआरटी पे मैं इतना फोकस इसलिए आपका करवा रही हूँ क्योंकि अभी आपके सामने कुछ एनसीईआरटी की लाइंस आएंगी बेटा,
जिनके ऊपर पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। मेरी एक बात को ना अभी से, हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे हो जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने सेशन में, अपने लेक्चर में जो भी आपसे बोलती हूँ, चाहे सीरियसली या कभी कभी मजाक के, उसमें मजाक ज़रूर होता है बेटा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको याद रह जाना चाहिए। मतलब अगर मैं मजाक भी करती हूँ ना तो उसमें कुछ काम की बात छुपी रहती है, तो मजाक को भी हल्के में मत लेना, मैं आपको ये बोलना चाह रही थी। एनीवेज, तो यहाँ पर जो मैंने एक सवाल उठाया ना कि भाई कार्बन में ऐसा क्या है, जो एक पूरा चैप्टर ही हम डेडिकेट कर देते हैं कार्बन एलिमेंट को, तो बेटा उसका आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कार्बन के बारे में वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। एनसीईआरटी, आप इस चैप्टर इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी जब आप वो खोल के देखोगे ना, तो पहले पैराग्राफ में, इनफैक्ट दूसरे भी पैराग्राफ में, एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही तारीफ करी है और उन तारीफों के ऊपर ही बोर्ड एग्जाम में सवाल आ गया था। देखो इधर आओ, बताती हूँ मैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स इज कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, जिसको नहीं पता था वो आज सुन ले, कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बोथ इन द एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। उसका एलिमेंटल फॉर्म भी हमारे लिए ज़रूरी है, कंबाइंड फॉर्म भी ज़रूरी है। मेरी आवाज़ गई हुई है ऑलरेडी, तुम्हारे लिए एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, उसके बाद आवाज़ और गई हुई है, तो तुम्हें इसी आवाज़ के साथ डील करना होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो, इनफैक्ट कार्बन इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट क्यों है, ये भी एक टॉपिक है चैप्टर में जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो वो भी हमें पढ़ना होगा। एज is evident from the following facts, all the living systems, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, दूसरे birds, insects, plants, universe are all made up of carbon compounds, जैसे कि carbs, proteins, fats, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा इतने सारे जो यहाँ पे आपके सामने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ना, उन सब में कार्बन है। आप बोलोगे कि मैम प्रोटीन में भी, हाँ उसमें भी कार्बन है, फैट्स में भी कार्बन है, अरे बिल्कुल कार्बन है। अभी तुम देखो यहाँ पे, देखो जरा, ये देखो, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज बेटा शुगर्स होती हैं, ये उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं अलग से लेकर के आऊँ तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। देखो इनके स्ट्रक्चर में तुमको कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये कार्बन, ये देखो, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखो अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, हर जगह बेटा। तुम प्रोटीन ले लो, अभी तुम्हारे सामने देखो फैट्स भी आते हैं, ये देखो, ये विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड उसको अपन बोलते हैं, इसके भी स्ट्रक्चर में तुमको कार्बन देखने को मिलेगा। ये आपके वो हैं फैटी एसिड्स हैं, इनके भी स्ट्रक्चर में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो बेटा मतलब हमने सिर्फ अपनी बात नहीं करी है, हमने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली है कि सब में कार्बन होता है, सब में होता है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है, क्या करें यार, मजबूरी है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज और वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो अपन खाना खाते हैं बेटा, ग्रेन्स, पल्सेस, फैट्स, फ्रूट्स, है ना, वो जो तुम पिज़्ज़ा खाते हो चीज़ लगा करके, मेयोनेज लगा करके ना, सब में बेटा फैट्स हैं, और हेल्दी फैट्स हैं, अनहेल्दी फैट्स हैं, सब में क्या है, कार्बन है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, जो भी हम खाते हैं सब में क्या है बेटा, कार्बन ही कार्बन है। सिमिलरली कपड़े जो हम पहनते हैं, चाहे वो कॉटन के हों, वुलन हो, नायलॉन के हों, सब में क्या है बेटा, कार्बन ही कार्बन छुपा हुआ है, हर जगह कार्बन है, ठीक है। फ्यूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा एनर्जी के लिए, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन, एलपीजी हम सभी के घर में इस्तेमाल होती है, नेचुरल गैस, सीएनजी आजकल गाड़ियों में वही इस्तेमाल होती है, हर जगह क्या है बेटा, कार्बन है, इन सब में क्या है, कार्बन है। वी यूज टू कुक आवर फूड एंड गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, जो डीजल है, पेट्रोल है जिसमें हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हर चीज़ में क्या है बेटा, कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं, मतलब कंपाउंड्स हैं जिनमें कि कार्बन पाया जाता है ना, तो उनको अपन कार्बन कंपाउंड्स बोल देते हैं। द मटीरियल्स वी यूज़ फॉर क्लीनलीनेस, जैसे कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, अभी तुम्हारे हो सकता है कपड़े ख़राब हो गए हों, है ना, नेक्स्ट डे क्या होगा, मम्मा का तुम्हें कपड़े धोएंगी, तो कपड़े धोने के लिए वो जो साबुन इस्तेमाल करेंगी, वो डिटर्जेंट इस्तेमाल करेंगी, सब कुछ बेटा कार्बन और उसके कंपाउंड्स के ही बने हुए हैं, ठीक है। जो दवाइयाँ तुम खाते हो, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, जो फीवर कम करते हैं, है ना, वो सब किसके बने हुए हैं बेटा,
कार्बन के ही बने हुए हैं, उसके कंपाउंड्स के बने हुए हैं। वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिसीजेज एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो पेपर, प्लास्टिक, रबर, लेदर जो भी इस्तेमाल करते हैं उन सब में भी क्या है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स छुपे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे आसपास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी जाओगे, बॉडी के अंदर भी झांक के देखोगे, कार्बन ही मिलेगा। In spite of the versatile nature of carbon, the amount of carbon present in the crust of Earth and in the atmosphere is very low. अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो इतनी देर में, तो मैंने अभी तक क्या बोला, हमारे आसपास हर जगह कार्बन है, बॉडी के अंदर भी कार्बन है, जो कपड़े पहने हैं उसमें भी कार्बन है, सब कुछ कार्बन है ना। लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि हमारे आसपास बहुत सारा कार्बन है। क्यों? ये बात सही है कि आसपास, ऊपर नीचे, हर जगह कार्बन है, शरीर के अंदर भी कार्बन है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक यहाँ पर गुगली खेल लेती है। उसने बोला है साफ साफ कि भैया वर्सेटाइल नेचर बना रहे कार्बन का, लेकिन अमाउंट ऑफ कार्बन जो अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर में है वो कम है। The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals such as carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. इस सेंटेंस के ऊपर बेटा बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals such as carbonates, bicarbonates, coal and petroleum. और एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये परसेंटेज याद कर ले, ठीक है। In spite of this small amount of carbon available in nature, carbon compounds play an extremely important role in our daily life. कि भले ही परसेंटेज कम क्यों ना हो, थैंक यू नहीं भैया, अभी थैंक यू नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंस जो है बेटा बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो भले ही आज क्या है, पहला लेक्चर है, ओवरव्यू देख रहे हैं हम चैप्टर का, लेकिन पिछले सालों बोर्ड एग्जाम में जिस स्टेटमेंट के ऊपर सवाल आया है वो स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी में क्या स्टेटमेंट याद करना है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो, हाँ, तो भाई कार्बन की महानता हमने डिस्कस कर ली। अब पहला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाए, कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम को दे दे, तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड इज समथिंग डिफरेंट। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के बीच में ना इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है? मेरे पास चॉकलेट है, कौन सी? 5 स्टार, आपके पास डेयरी मिल्क है, तो यदि मैं अपनी 5 स्टार आपको दे दूँ और आप अपनी डेयरी मिल्क मुझे दे दो, तो ये क्या होगा? चॉकलेट्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यदि मैं आपको अपनी 5 स्टार दे दूँ और बदले में आप मुझे अपनी डेयरी मिल्क ना दो, या आपने मुझे अपनी डेयरी मिल्क दे दी लेकिन मैंने आपको अपनी 5 स्टार नहीं दी, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। म्यूचुअल मतलब क्या? कि दोनों तरफ से बेटा होना चाहिए, ठीक है। तो जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्यों? उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है ये आपको पता चलेगा अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम सीखेंगे। प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं जिनको अपन कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद में आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में, ये बेटा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है ये पूछता है, तो ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड कार्बन का बना है। ग्रेफाइट, आपकी जो पेंसिल की जो लीड होती है बेटा, दैट इज़ ग्रेफाइट, वो कार्बन की बनी है। लेकिन फिर भी ग्रेफाइट अलग है, डायमंड अलग है। मैं तुमसे बोलूँगी बेटा जाओ पार्टी में सज धज के और ग्रेफाइट की ज्वेलरी पहन के जाओ, तुम बोलोगे कि मैम क्या आपने मजाक कर दिया है, हमारी बहन की शादी है और हम ग्रेफाइट की ज्वेलरी पहन के जाएं? नहीं, हम तो डायमंड ज्वेलरी पहनेंगे। मैंने कहा क्यों डायमंड? अगर डायमंड उसका बना है कार्बन का, तो ग्रेफाइट भी तो कार्बन का बना है, ऐसे भेदभाव क्यों? क्योंकि बेटा फ़र्क है दोनों में, डायमंड अलग है और ग्रेफाइट अलग है। क्यों फ़र्क है? ये भी तो कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है,
फर्क क्यों है? बचपन में अपन क्या करते थे, एक पेपर लेते थे, अगर टाइम पर टीचर क्लास में ना आए तो फिर अपन उसका एयरप्लेन बनाते थे, एरोप्लेन बनाते थे, है ना। पेपर का बेटा मेंढक भी बनता है, फ्रॉग भी बनता है, बोट भी बनती है। तो एक तरफ तुम्हारे पास पेपर का बना हुआ एरोप्लेन है, एक तरफ बोट है, एक तरफ तुम्हारे पास पेपर की बनी हुई बॉल है। कहने को तीनों ही चीज़ें पेपर की बनी हुई है, लेकिन फिर भी तो तीनों में फ़र्क है ना। तुम जो बोट बनाते हो वो पानी में तो तैरेगी, उड़ेगी नहीं हवा में। तुमने जो एरोप्लेन बनाया है वो हवा में तो उड़ेगा पर पानी में तैरेगा नहीं। फ़र्क है ना। कैसे? स्ट्रक्चर में फ़र्क है। एरोप्लेन, बोट, बेटा दोनों ही पेपर के बने हुए, कागज़ के ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। डायमंड और ग्रेफाइट भी कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन दोनों में कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट, इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। पढ़ेंगे इनके बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जहां पर हम उसकी टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। व्हाट इज कैटिनेशन? अरे कुछ नहीं, कार्बन जो है ना चेन खेलता है, मतलब कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना बना करके लंबी लंबी चेन बना देता है, ब्रांच्ड चेन बना देता है, रिंग बना देता है, वो होती है कैटिनेशन। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या? जिनमें सिंपल सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होता है जिनमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्रांच, रिंग, चेन्स पढ़ेंगे। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, मज़े आती है इसको पढ़ने में। ठीक है। फिर उसके बाद में आइसोमेरिज्म। बच्चे घबरा जाते हैं, पर घबराना नहीं है। अरे इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हट गया टॉपिक, हटा नहीं है बेटा। मैं बता रही थी कि इस टॉपिक से घबराना नहीं है। क्यों? क्लास 10th के लेवल पर ना तुमसे आइसोमेरिज्म के ऊपर वैसे भी कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं आने वाला है। मेरे पास एक पेज के नोट्स रखे हुए हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर, वो नोट्स मैं तुमको दे दूंगी। ठीक है। उससे ना सिर्फ तुम्हारा आइसोमेरिज्म का रिवीजन हो जाएगा, बल्कि वो तुम्हें टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। और जो सवाल आएंगे ना बेटा, वो उसी एक पेज के नोट से आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो 10th के लेवल पर आइसोमेरिज्म तुम्हें ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता। अब जो टॉपिक तुम्हें ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं जा रहा है उसके ऊपर सवाल तुमसे मुश्किल क्यों पूछा जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, पढ़ लेंगे। फंक्शनल ग्रुप। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मान लो कि मेरे पास एक, मैं चॉकलेट बना रही हूँ। ठीक है, मैं डार्क चॉकलेट बनाना, मतलब मैं डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ एक चॉकलेट का बार बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं चॉकलेट बार बना रही हूँ। अचानक से क्या हुआ, मुझे मेरी फ्रेंड ने वाइट चॉकलेट ला के दी। ठीक है, मतलब मुझे नहीं दी, मैंने उससे कहा कि हाँ मैं एक लंबी सी चॉकलेट बना रही हूँ डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करके, मैं थक गई हूँ, तू जो चॉकलेट लेकर के आई है तो उसी में ऐड कर दे। मुझे नहीं पता था कि वो वाइट चॉकलेट लेकर के आई। उसने क्या करा, उठा करके उसने आगे वाइट चॉकलेट लगा दी। तो बेटा अब तुम मुझे बताओ, ये जो मैं चॉकलेट बना रही हूँ अब ये क्या सिर्फ डार्क चॉकलेट रहेगी? बेटा इसमें वाइट चॉकलेट भी तो ऐड हो गई है ना, यानी कि अब इसका जो फ्लेवर है वो इस पूरी चॉकलेट पे क्या होने वाला है, फील होने वाला है, टेस्ट आने वाला है। भाई डार्क चॉकलेट तो कड़वी होती है ना, बिटर होती है, तो मैं तो वो बना रही थी, मतलब उसका मैं बार बना रही थी। मेरी फ्रेंड ने आकर के उसमें वाइट चॉकलेट मिला दी। अब इसका जो पूरा फ्लेवर है बेटा वो पूरी चॉकलेट में आएगा कि नहीं आएगा? कार्बन कंपाउंड्स में भी ऐसे ही होता है। देखो अपने पास होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर आकर के इस हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एलिमेंट के एटम ने रिप्लेस कर दिया। सपोज यहां पर अब हाइड्रोजन की जगह पे आ गया क्लोरीन। तो अब पता है क्या होगा, ये जो क्लोरीन आया है ना, ये उठा करके पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। जैसे कि वो चॉकलेट वाला तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं जो बना रही थी बार लंबा सा, वो था डार्क चॉकलेट का।
जहां उसमें व्हाइट चॉकलेट आकर के ऐड होगी तो व्हाइट चॉकलेट क्या करेगी, पूरी उस चॉकलेट का फ्लेवर बदल देगी। यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि एक हाइड्रोजन की जगह पे बेटा, हाइड्रोकार्बन था अपने पास कंपाउंड, एक हाइड्रोजन एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ गया। दूसरा मतलब दूसरे एलिमेंट का एटम, इसलिए इसको मैं क्या बोल देती हूँ, हेटेरो एटम बोल देती हूँ। तो इसके आने से क्या हुआ, इस पूरे कंपाउंड की बेटा प्रॉपर्टी बदल जाएगी। वही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वही वाला केस यहाँ पर हो जाएगा। तो इस हेटेरो एटम को, या कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि वो हेटेरो एटम पाए जाते हैं, जैसे कि CHO, CO, COOH, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें कि कोई आप बोल सकते हो कि हेटेरो एटम है। जैसे कि अगर आप इसकी बात करोगे इस ग्रुप की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, दूसरा एटम है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो इस ग्रुप में ऑक्सीजन एक डिफरेंट एटम है, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि हेटेरो एटम है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो इन सबको मैं क्या बोलती हूँ बेटा, OH भी होता है, OH भी होता है। इन सबको मैं क्या बोलती हूँ, फंक्शनल ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स हैं जिसमें कि कुछ कुछ हेटेरो एटम्स पाए जा रहे हैं। हेटेरो एटम्स मतलब वो एटम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, उनके अलावा कोई दूसरे एटम है ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन वगैरह हो गया, लाइक दैट। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे लग जाते हैं ना बेटा, तो पता है ये क्या करते हैं, ये उठा करके पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही बदल देते हैं। तो वाटर फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास ये हेटेरो एटम्स होते हैं, ये जहां लगे किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, उठा करके उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को ही बदल डाला, समझे। चल फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, नामकरण करेंगे बेटा कार्बन कंपाउंड्स का, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब देखेंगे। देन कुछ कार्बन कंपाउंड्स की बेटा हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि कंबशन पढ़ेंगे, आग लगा देंगे कार्बन कंपाउंड में, हमें क्या है, आग लगे उनमें। फिर उसके बाद में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे कि कोयला है, जलाओगे तो इसकी आपको आग की लपटें नहीं आपको उठती हुई मिलेंगी। जैसे कि ये देखो, ये कोयला जल रहा है नीचे, सिर्फ दिखेगा आपको कि कोयला जो है, जो कोल है वो ब्राइटली रेडिश कलर का हो गया, ब्राउन हो गया, ऑरेंजिश हो गया, आग की लपटें नहीं दिखेंगी, फ्लेम्स नहीं दिखेंगी। वहीं अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो बाकायदा आपको फ्लेम दिखेंगी। घर में मम्मी खाना बनाती है LPG, जैसे ही वो LPG का वो शुरू करती है, मतलब नॉब वगैरह ऑन करती है, जैसे ही गैस जलनी शुरू होती है, ब्लू फ्लेम दिखती है कि नहीं दिखती। तो ऐसा क्यों कि कुछ सब्सटेंसेस जलते हैं तो फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ ऐसे जो बिना फ्लेम के साथ जलते हैं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, एडिशन कुछ और ऐड कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन एक को हटा कर कुछ दूसरा ऐड कर देंगे, लाइक दैट, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, बेटा ये वही है जिसके नशे आते हैं, ठीक है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, इसके बारे में तब तुम्हें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन इथेनॉल की, ठीक है। इथेनॉल एक्चुअली दारू होती है जो लोग कंज्यूम करते हैं और उनको नशे आते हैं, ठीक है। लेकिन इथेनॉल जो है बेटा एक बहुत बढ़िया सा आप बोल सकते हो कि सॉल्वेंट भी होता है, मतलब हर प्रपोर्शन में इथेनॉल पानी में डिजॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी होता है। अब देखो होता क्या, एक ट्रक जा रहा है इथेनॉल लेकर के, ठीक है, गांव वालों ने देख लिया कि अरे ट्रक जो है इथेनॉल से भरा हुआ जा रहा है, कहाँ, किसी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब जहाँ गाँव वालों ने देखा, वो क्या करेंगे, ड्राइवर को पीट पाट के अलग कर देंगे और इथेनॉल पी जाएंगे। मतलब अब दारू है ना बेटा, तो दारू के लिए तो इंसान कुछ भी करेगा। तो सरकार परेशान हो गई कि यार ये क्या है, मतलब हम इंडस्ट्रीज में भेज रहे हैं और लोग बीच में से क्या कर रहे हैं, इथेनॉल को गायब करे जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री तक जो ना पहुंच ही नहीं पा रही इथेनॉल। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, इथेनॉल में थोड़ा सा मिथेनॉल ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इथेनॉल में थोड़ा सा मिथेनॉल ऐड करना शुरू कर दिया। बेटा ये जो चीज़ है ना, मिथेनॉल अल्कोहल ही है, लेकिन इसका अब ये समझ लो कि छोटा सा छोटा परसेंटेज भी अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया ना तो वो गया काम से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि यार इस तरीके से तो इथेनॉल से भरे भरे हम ट्रक भेजेंगे इंडस्ट्री में, वो पहुंच नहीं पाएगा ट्रक, लोग उसको बीच में क्या करेंगे, पी लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि लोग इसको पीने से बचें। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इथेनॉल में मिथेनॉल बनाना शुरू कर दिया।
वो पेपर में आप न्यूज़ पढ़ते हो कि जहरीली शराब से 50 लोग मर गए, 21 लोग मर गए। वो जहरीली शराब क्या होती है बेटा? वो यही होती है इथेनॉल प्लस मिथेनॉल का मिक्सचर। जिसको पता है कि इथेनॉल में मिथेनॉल मिला करके ट्रक जो है ना जा रहा है इंडस्ट्री में, तो लोग उसको छुएंगे नहीं। उनको पता है क्योंकि वो शराब कैसी, वो जहरीली शराब है। क्यों? क्योंकि उसमें मिथेनॉल मिला हुआ है। मिथेनॉल बेटा इतना सा भी अगर किसी ने पिया ना तो वो गया काम से, ठीक है। तो जिनको पता है कि वो जहरीली शराब है तो वो छुएगा नहीं, और जिसको नहीं पता वो सोचेगा कि अरे इथेनॉल ही तो है, चलो पी लेते हैं। जहां पिए फिर अगले दिन क्या होगा, पेपर की, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में जो ना उनका सबसे ऊपर नाम आएगा कि इस इंसान ने जहरीली शराब पी और ये निकल गया। ठीक है। तो एक तरीका होता है इथेनॉल को बचाने का इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटा दारू पीने के, तुमको मुझसे ज़्यादा पता है। फिर इसके बाद में अल्कोहल को हम एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, एसिटिक एसिड भी इसको अपन बोलते हैं। इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट की, कि अगर कपड़े में ऑयल लग गया है, डर्ट है, ग्रीस है, तो उसको छुटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। मतलब क्लीन जो क्लेंजिंग एक्शन होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट का, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यही सब चीज़ें हमें देखनी होगी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। इतना सा ही चैप्टर है और डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चैप्टर का रिवीजन हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे ना, तो आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। तो बेटा आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर से प्रॉपरली जो फर्स्ट टॉपिक है अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला, वो अपन शुरू करेंगे, ठीक है। और एक ही लेक्चर में पूरा कोवेलेंट बॉन्डिंग निपटा देंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।